नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नेपाल जल रहा है, नेपाल तहस नहस हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट जल रहा है, राष्ट्रपति भवन जल रहा है, होटल्स और मॉल्स जल रहे हैं, नेताओं के घर जल रहे हैं, नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। नेपाल में शांति बहाली कैसे हो, इसके लिए नेपाल की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन ये सब हिंदुस्तान में बैठे कुछ लोगों को आइडियल लग रहा है। सरकार के खिलाफ अपने मुद्दों को लेकर आग लगाना ही एकमात्र विकल्प लग रहा है। कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि अगला नंबर हिंदुस्तान का है, कोई नेपाल जैसा ही हस्र हिंदुस्तान के होने का दावा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि काठमांडू की जलती तस्वीरों ने मोदी विरोधियों को नई आस जगा दी है। जो काम सियासी दांव पेचों से पूरा नहीं कर पाए, वो लोगों को भड़काकर, उकसाकर पूरा करने की चाहत नजर आने लगी है। सवाल यही है कि क्या मोदी विरोधी भारत को नेपाल बनाने के ताक में बैठे हैं? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या मोदी विरोधी भारत को नेपाल बना देना चाहते हैं? क्या मोदी विरोधी ताक में बैठे हैं, किसी फिराक में बैठे हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि काठमांडू की तस्वीरों को हिंदुस्तान में कई लोग मैसेजिंग के लिए घुमा रहे हैं। कहीं भारत में भी ऐसा ना हो जाए, ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पब्लिक को डरा रहे हैं, उकसा रहे हैं। नेपाल जैसे हालात ही भारत में हैं, ये समझा रहे हैं। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। ये आग जो है नेपाल में लगी है, ये तानाशाही के खिलाफ है। और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्री उनको सड़क पर पकड़ कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं। लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थता और असंतोषी है। तो सबको सावधान रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, कभी क्या होगा, देखिए बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, म्यांमार में हो गया, श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है। लेकिन आप जो बचे हैं ना, आपकी सरकार, वो सिर्फ गांधी विचार की वजह से बची है। जब अफगानिस्तान जला, ऐसी ही बातें कही गई। जब श्रीलंका जला, बांग्लादेश जला, तब भी ऐसी ही बातें हुई। अब नेपाल का बवाल दिखाकर भी क्या आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है? लोकतंत्र की दुहाई देकर क्या सड़कों पर उपद्रव फैलाने की साजिश की जा रही है? और ये सब क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि 11 साल से सत्ता में मोदी सरकार काबिज है और विपक्ष चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है? दुनिया में ये आवश्यक है कि डेमोक्रेसी को हम एक लिविंग ट्री के रूप में देखें, जिसको नरिशमेंट, पानी, हवा की जरूरत है। उसको गमले में लगा के बोनसाई बनाएंगे ना, तो इस तरह की छवियां आएंगी। ये तमाम डेमोक्रेटिक देशों के लिए भी एक संदेश है। तो आइए इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं अवनिजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू, वैभव सिंह, विदेश मामलों के जानकार, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, और किशोर तिवारी, नेता शिवसेना यूबीटी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किशोर तिवारी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। इस सवाल का जवाब दीजिए, समझाइए मेरे दर्शकों को कि क्या हिंदुस्तान को नेपाल बनाने की चाहत आप लोग रख रहे हैं? कभी नहीं। यह प्रजातांत्रिक राज्य है और दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिका के बाद की एक डेमोक्रेसी कंट्री है। हमने तो केवल बताया है कि तानाशाह का क्या हर्ष होता है। हाँ, हमने देखा है ना, हर जगह देखा है। तो सतेज करने के लिए संजय राउत ने बोला है कि सुधर जाओ भैया, सुधर जाओ। हाँ, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, हाँ वो बेचारा बर्मा का हो ही रहा है, हाँ बांग्लादेश का हुआ और अब नेपाल का हुआ। लेकिन जिस प्रकार की हिंसा नेपाल में मैंने देखी और नरसंहार देखा, वो तो मैं उसे इंडोर्स नहीं करूंगा। लेकिन मैं बताता हूं सत्य प्रकाश जी, अग्निवेश जी, मैं बताता हूं कि भारत के अंदर किसान की आत्मघात हो रहे, बेरोजगारी है, एक असंतोष बहुत बड़ा हुआ है। मुझे तो डर लगता है। मैं प्राची जी आपको भी बोलूंगा
कि कार में भी हेलमेट पहन के घुमा करूं, क्योंकि ये गुस्सा कहाँ कहाँ फूट के निकलेगा बताते नहीं अब आप। नहीं किशोर तिवारी वहाँ जी, की वो तो जो- आप लोगों को पहनकर घूमना है। नेपाल में मैंने देख लिया, नेता किसी भी दल का है, जनता ने उसे खूब दौड़ाया है। ये एक तस्वीर मिनट, दिखा रही हूं मैं एक किशोर मिनट, तिवारी जी। एक नहीं मिनट, किशोर प्राची, तिवारी जी, प्राची, एक सवाल मेरा। आप लोग कह रहे हैं बोलो, बोलो। असंतोष बहुत बढ़ रहा है, सावधान रहने की जरूरत है। किस चीज से सावधान कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट जल रहा है, वहां के होटल्स जल रहे हैं, राष्ट्रपति भवन जल रहा है, धुंधु करके जल रहा है। क्या ये तस्वीरें अच्छी लग रही हैं आपको? ये तरीका है असंतोष दिखाने का? नहीं नहीं, ये तो गलत है। मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, हिंसा को कौन इंडोर्स करेगा, लेकिन जिस प्रकार के मौकरी कर दी गई है यहाँ, चंद्रचूड़ होके गए, राजू कुमार होके गए, दैनेश कुमार है, और हर संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष, मैं तो बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मारते हुए देखता हूं तो बहुत विचलित हो जाता हूं। मुझे रात को तो ऐसे सपने आ रहे थे कि कहीं भारत में हो रहा है तो किस किस को मारेंगे। तो ये टीवी पे आके जो बोलते हैं ना, यही मोदी सोचना के तिवारी तरफ जी, से, यही सोच आपने सोच लिया, सपनों में देख भी लिया। भारत को हिंसा की आग में झोंकना चाह रहे हैं आप। मैं आपको दिखाऊं एक एक करके तस्वीरें नेपाल से जो आई हैं। अच्छा लगेगा आपको? क्या चाह रहे हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी जाए देश में? क्या चाह रहे हैं आप? राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी जाए देश में, या पीएम आवास में आग लगा दी जाए, या होटल्स में आग लगा दी जाए, या नेताओं को उनके घर में जलाकर मार दिया जाए? प्राची, अगर बनाना रिपब्लिक बनाओगे और तानाशाह प्रजातंत्र के नाम पर वोट चोरी करके सत्ता में आएंगे तो लोगों का गुस्सा तो टूटेगा ही ना। और एक नारा देश में गूंज रहा है, करके ही मेरे नेता ने सजेस्ट किया है कि वोट चोर गद्दी चोर। यानी आप ये कह रहे हैं पहले तिवारी गद्दी जी, चोर। आप ये कह रहे हैं तिवारी जी कि सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी जाए? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई हिंसा को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, हाँ, लेकिन गुस्से का स्तर तो देखो। हाँ। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हाल कर दिए, हाँ, उतने छोटे नेपाल में इतना असंतोष है तो भारत तरीके देश में कब तक लोगों का संयम रहेगा? अरे तो यही ये बताइए तो- ना, ये जो संयम की आप बात कर रहे हैं, असंतोष की आप बात कर रहे हैं और नेपाल का उदाहरण दे रहे हैं, तो नेपाल में तो राष्ट्रपति भवन जलाया, नेपाल में तो नेताओं को जलाकर मारने की कोशिश हुई, नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, नेपाल में तो होटल जला दिए, नेपाल में तो संसद भवन में आग लगा दी। ये एंडोर्स करना चाह रहे हैं आप? मुझे सिर्फ इतना बताइए, अच्छा लगेगा आपको कि असंतोष ऐसे भड़के हमारे देश की सड़कों पर? क्या चाह रहे हैं आप? आग लगा दें संसद में, सुप्रीम कोर्ट में? एक मिनट प्राची, तुम्हारा चैनल दुनिया में, केवल भारत में नहीं दुनिया में नंबर 1 है। मैं तुम्हारे चैनल से ये बात कहना चाहता हूं कि भारत के युवक कितनी भी भ्रष्टाचार रहे, नेता लोग कितनी भी संपत्ति जमा कर ले, आज देश में अडानी अंबानी की जुल्म कितने भी रहे, लेकिन इस प्रकार की हिंसा मत करना, ना इंसाफ लोगों को तो नहीं मारना। और कल वो जो एक नेता तिवारी के जी, पत्नी दो को नावों मारा पर गया, पैर रखिएगा ना तो डूब ही जाइएगा। या तो आप ये कहिए कि ऐसी घटना, नेपाल जैसा हिंदुस्तान कभी नहीं बनेगा, या तो फिर आप ये कहिए कि असंतोष इतना बढ़ रहा है, ऐसी घटना कभी भी हो सकती है। ये इफ बट वाली राजनीति मत करिए ना, सीधा कहिए जो आप कहना चाह रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, विपक्ष को चिंता यह है कि असंतोष इतना बढ़ गया है इस सरकार से कि जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है वो कभी भी हिंदुस्तान में हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। विपक्ष चूंकि 3 बार जनता द्वारा नकार दिया गया है और विपक्ष को भी जनता ने वोट किया है, कुछ सीटें उसके पास भी है, 99 सीटें हैं कांग्रेस के पास और बाकी दलों में। यूपी में बड़ी हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो वोट चोरी का तो एक सवाल नहीं उठता, वो मुंह छिपाने का विपक्ष का अपना तरीका है। सवाल है ये, अभी भ्रष्टाचार से शुरू किया इन्होंने, तिवारी जी ने। समझिए, देश की सरकार को चिंता का विषय है कि कोई भ्रष्टाचारी नेता कुर्सी पर नहीं बैठा रहे। अगर उस पर दाग लगे और वो जेल चला जाए और वो फिर भी कुर्सी पे बैठा रहे तो जनता में आक्रोश होता है कि ये इस गिरफ्तार होकर के जेल में और कुर्सी पे भी बैठा है। उसके लिए सरकार कानून लेकर के आई। जब किसानों के हित की बात आई तो प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में सीधा पैसे भेजने की बात करी और वो पैसा 20वीं किस्त जारी होने वाला है। जब बात आई कि इस देश के गरीबों को इलाज नहीं मिलता तो आयुष्मान भारत योजना है उसके लिए। जब पता चला कि हुनर जिनके पास स्किल्स हैं और वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं तो विश्वकर्मा योजना आई उनके लिए। जब मालूम चला कि अलग अलग राज्यों में महिलाओं की स्थिति दयनीय है तो महिलाओं के सीधे खाते पैसे जाने की योजना आई और जीविका दीदियां से लेकर लखपति दीदी बनाने की बात आई। और इस बार 15 अगस्त को लखपति दीदियों की संख्या 15 अगस्त को लाल किला पे मौजूद थी। तो इस देश के हर हिस्से में लोकतंत्र है,
सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, इस देश की एक जो छोटी इकाई गांव है, वहां लोकतंत्र है, वहां पंचायत है, वहां चुनाव होता है और लोग बढ़ चढ़ के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और अपने गांव की योजनाओं को वहां से लागू करते हैं। तो विपक्ष का यह सोचना कि भारत में लोकतंत्र को खतरा है या किसी तरह की इसकी संभावना भी है, तो मैं विपक्ष को यह कहना चाहता हूं, यह आपके दिवा स्वप्न या आप ऐसा चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आप सत्ता से जब हटा दिए गए तो हर व्यक्ति आपको एक ही चश्मे से तानाशाह लगता है। जिस नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, जिनके विपक्ष ने कब्र खोदने की बात करी, उनके ऊपर इतनी गालियां दी गई, फिर भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुई जिससे लगे कि लोकतंत्र में टकराहट है। इस देश में इतनी लोकतांत्रिक पद्धति से, इतनी विषमताओं से भरा देश और लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी, वहां कोई व्यक्ति इसकी संभावना या इसकी बात भी करे तो उस व्यक्ति पर इतना ही कहा जा सकता, वो व्यक्ति सिरफिरा है और सिरफिरे व्यक्ति से इस देश के बारे में जानना जरूरी नहीं है। आप प्राची जी एक सवाल देखिए, हर राज्य की सरकारें लगातार चुनाव से, वोट से 70 साल से बदलती आई, इतनी गहरी आस्था लोगों की लोकतंत्र में है। चूंकि सरकारों ने, चाहे वो किसी की सरकार रहे, जनहित में, लोकहित में काम किया और काम करके अपने आप को परिभाषित किया कि हम लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार आपके लिए काम करते हैं। जब वो काम नहीं करने लगे तो वोट से दूसरी पार्टी की सरकार बनी और उन सरकारों को भी हटाया गया। ऐसा नहीं कि कोई सरकारें आएंगी इस देश में परमानेंट हो जाएंगी, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो सरकारें लगातार अच्छा काम करते रहेंगी, उन सरकारों को देश की जनता ने अपार समर्थन और बार बार मौका दिया है। आखिरी लाइन, जो भी इस देश के बारे में ये सोचते हैं कि भारत जल उठेगा, मेरा मानना है भारत की माटी से, इसके लोकतंत्र से उन्हें कोई मोहब्बत नहीं है। वो सिर्फ सत्ता से मोहब्बत है और सत्ता जब जनता ने दिया नहीं है तो जलने की बात करते हैं। बोले तिवारी जी, छोटी सी लाइन बोले, फिर बाकी मेहमान भी हैं, बोले क्या भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और भारत की जनता को, भारत की सरकारों को इतना कमजोर समझते हैं कि नेपाल वाली तस्वीर को यहां घुमाने लगते हैं? नहीं, देखो, भारत का प्रजातंत्र बहुत मजबूत है, पर मिश्रा जी तुमने बीजेपी की उपलब्धियां गुनाई, मैं तुम्हारे को दो ही बोलता हूँ, प्राची जी, हाँ, दो ही बातें बोलता हूँ। किसान की आमदनी दुगनी करनी थी तो 600 रुपया महीना देना चालू कर दिया। क्या यार तत्व प्रकाश मिश्रा, इतने क्या वफादार हो गए तुम? एक बार और बोलूं मिश्रा जी तुमको, इतना देश संपन्न हुआ, इतना संपन्न हुआ कि 2 जून की रोटी सरकार को देनी पड़ रही। आप है ना, ये झूठे आंकड़े वगैरह मत लेना। और मैं आपको भी बताता हूं मिश्रा जी, ज्यादा ऐसा इनका पक्ष लोगे तो तुमको भी गाड़ी के अंदर हेलमेट लगा के घूमना पड़ेगा। अरे तिवारी जी, आपने नेपाल से आई तस्वीरों को शायद देखा नहीं। आप जिसे एंडोर्स कर रहे हैं, जिसके जरिए आप सावधान कर रहे हैं ना, वहां विपक्ष के नेताओं को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। कोई सुरक्षित नहीं है नेपाल में। जनता का संतोष जब बढ़ रहा है ना, तो वो किसी भी नेता को बर्दाश्त नहीं कर रही है। तो ऐसा ना हो हेलमेट आपको लगाना पड़ जाए गाड़ी के अंदर, दूसरों को सलाह देते देते या दूसरों को सावधान करते करते ऐसा ना हो आप हेलमेट लगाकर चले। एक उदाहरण देता हूं प्राची जी, मिश्रा जी बहुत छोटा सा, फिर इसके बाद एक उदाहरण देता हूं, किसानों की बात। एक बड़ी फेमस किताब है, कम्युनिस्ट के लोग हैं, एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्राउट। वो व्यक्ति लिखते हैं कि नित्य प्रतिदिन किसानों की आत्महत्या की संख्या इतनी बड़ी। एक बहुत मशहूर पत्रकार हैं जो कालाहांडी से रिपोर्ट करते हैं कि वहां के गरीब आम की गुठली को पानी में उबाल के खा रहे हैं। आज भारत वो दिन नहीं देख रहा है। आज 80 से 80 करोड़ लोगों को राशन और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के बाद भी उनको राशन दिया जा रहा है। ये देश की उपलब्धि है। देश भूखा नहीं सो रहा है तिवारी जी, देश आगे बढ़ रहा है और इक्वेलिटी में भी आगे बढ़ा है। चौथे स्थान पे दुनिया में खड़ा है जिन्नी इंडेक्स में, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो देश आगे बढ़ा है, इनको नहीं पता क्योंकि ये पीछे छूट गए हैं। जब पड़ोसी मुल्क में कुछ होता है तो इन लोगों को चिंता सताती है कि भारत में ना हो जाए। ज्यादा चिंता भारत में नहीं हो सकता। तहसीन पूनावाला जी, फिर आ रही हूं अवस्थी जी, आपके पास आ रही हूं। बस तहसीन जी से कमेंट ले लूं, फिर सीधा आपके पास आऊंगे। तहसीन पूनावाला जी, नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, या श्रीलंका में जो हुआ, एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते आप चिंता जाहिर कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे सोच लेते हैं आप कि वहां की भड़की हुई आग हमारे देश में लग जाएगी और हमारे देश में भी ऐसे ही हालात होंगे जैसा नेपाल में है, जहां राष्ट्रपति भवन की हालत देखिए आप, कैसे खाक कर दिया गया है उसको जलाकर। थैंक यू प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। अगर आपके माध्यम से दर्शकों को एक दो चीज़ अगर मैं बता दूं, तो सबसे पहले नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तुलना करना मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी है। तीनों मुल्कों की परिस्थिति अलग अलग थी, खास करके बांग्लादेश और नेपाल की परिस्थिति। नेपाल के अंदर लगातार
चुनाव में जो एक पार्टी थी, वो जो प्रसन्नदास जी थे, थोड़ा सा सत्य प्रकाश जी आपको बुरा लगेगा, पर नीतीश जी की भूमिका में थे, यहाँ वहाँ, जिससे बार बार वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, राष्ट्रपति में किसी और को जिताते थे, तो ये पब्लिक में एक नाराजगी थी। लेकिन ये कहना कि नेपाल की जो हालत है या बांग्लादेश की हालत है वो भारत में होगी, मुझे लगता है सत्य से बहुत दूर है। संजय राउत जी जिस तरह की बातें करते हैं मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं पहले भी कहा हूं, अब भी ये कह रहा हूं, और कहीं ना कहीं किशोर जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या इस तरह की बातें करना चाहिए संजय राउत जी को, जब मुंह खोलते 50 वोट कम करते और नुकसान शिवसेना करते। कहते आपकी पार्टी है, आपको जो करना है, हेलमेट पहनना है या कुछ और पहनना है, वो आप लोगों के ऊपर है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। सवाल ये आता है कि भारत के अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम विपक्ष और सरकार के बीच में लड़ाई हो सकती है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है। जैसे कहते हैं कि जैसे ये इलेक्शन कमीशन के अंदर, मैं आपके शो पे आता था, बहुत इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की मैं आलोचना करता था। क्या हो गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर दिया, तो 65 लाख वोट के जो सवाल था 80% तो वहीं पर निकल गया। तो ये जो चीज है, भारत में इंस्टीट्यूशंस बाय एंड लार्ज मजबूत है। ऑफ कोर्स हमारे अंदर दिक्कतें हैं, ये कैसे हम कह दें कि दिक्कतें नहीं है, कोई भी लोकतांत्रिक मुल्क परफेक्ट नहीं होता, हर लोकतंत्र एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है। लेकिन ये कहना, ये उम्मीद करना कि क्योंकि श्रीलंका में कुछ गलत हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, नेपाल में हुआ, इसलिए मेरे मुल्क के अंदर हुआ, ये गलत है। दूसरी चीज, वैभव यहाँ पर है, और वैभव के जो पॉडकास्ट है वो इंटरनेशनल मुद्दों पर बहुत अच्छा पॉडकास्ट करता है। और 6 महीने पहले वैभव मैंने एक पॉडकास्ट किया था और हमने बांग्लादेश और नेपाल पे डिस्कस किया था उस पॉडकास्ट के अंदर। वहां पर भी हमने कहा था कि नेपाल में ये उम्मीद है कि ये हो सकती है, इसलिए क्योंकि सरकार जो कर रही थी 33% उनका रेमिटेंस विदेश से आता है, उस रेमिटेंस को आप रोक रहे हो, उस रेमिटेंस पे कर रहे। जितने भी वहां पे नेता है, उनके बच्चे जिस तरह की लाइफस्टाइल ले रहे, ठीक इसी तरह यहाँ पे बीसीसीआई में अक्रॉस पार्टी लाइंस सब बच्चे सब आलसी बच्चे घुस गए बीसीसीआई के अंदर, तो वो लोगों को नाराजगी थी, वो नाराजगी वो आज वो बता रहे बाहर। लेकिन ये भारत से इसकी तुलना करना और संजय राउत के जैसे स्टेटमेंट देना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया लाइंस आपके सामने पड़ती है। लोकतंत्र के जिंदा पेड़ को गमले में लगाएंगे तो नेपाल जैसी तस्वीर भी आएगी। मनोज झा साहब, श्रीनिवास कह रहे हैं बीवी तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती, चाहे कोई भी मुल्क हो। अनुमा आचार्य कह रही हैं सोचने में आया है कि साड़ी में दौड़ना कितना मुश्किल होगा। कल जब वहां के वित्त मंत्री को दौड़ाया जा रहा था, उस तस्वीर को साझा करके ये लिखा गया है, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, यूबीटी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो। समाजवादी पार्टी के नेता का बता देती हूं, आज नेपाल कल इंडिया, 75+ तानाशाह हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। ये लाइनों पर आप क्या कहेंगे? ये भड़काऊ नहीं तो क्या है? नहीं, इस तरह की लाइनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो निर्मला सीतारमण जी के बारे में कहा गया वो नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वो देश की सबसे खराब फाइनेंस मिनिस्टर, मैं ऑनेस्टली मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी के डाउनफॉल के पीछे वो एक वजह होगी, उनकी मिनिस्ट्री होगी। लेकिन इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है किसी के बारे में कहना कि दौड़ा के मारेंगे, ये गलत है। हम लोकतांत्रिक तरीके से उनको हरा सकते हैं। किसी की हिंसा को हम अपने देश में एंडोर्स करेंगे, नहीं, ये गलत है। नहीं, हताश, निराश या परेशान हो गया है, मुझे लगता है ये इमैच्योर स्टेटमेंट है। मनोज झा जी का स्टेटमेंट, हालांकि मैं वो इमैच्योर नहीं, वो कह रहे थे वो एक लार्जर का स्टेटमेंट, बाकी स्टेटमेंट को बंद कर दिया जाता है। वो एक जेनरिक स्टेटमेंट, बाकी स्टेटमेंट्स में यहीं पर मनोज झा की इन बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, तो आवाज कहां दबा दी गई आप बताइए? यहां मनोज झा साहब ने पब्लिकली ये बयान दिया है और हम चर्चा कर रहे हैं, तो कहां आवाज दबा दी गई बताइए? ये कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं बताइए? नहीं, मुझे ये लगता है कि हिंसा की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारत में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं, और हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अवस्थी जी, ये सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि मुद्दे यहां पर भी हैं, और जब जनता अपने मन पर आती है, जब जनता सिंहासन को खाली कराने के लिए आती है, तो नेपाल जैसी तस्वीर, पिक्चर आ जाती है। क्या इतना आसान है हमारे देश में ये सब हो जाना? प्राची जी, पहले तो मैं किशोर तिवारी जी को जवाब दे दूं। एक मनोवैज्ञानिक है फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, और स्वप्न के बारे में सबसे अच्छी उसकी व्याख्या है जो सार्वजनिक रूप से उनके सपनों से बहुत लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो दमित इच्छा होती है ना, जो आपकी पूरी इच्छा नहीं हो पाती, वो आप स्वप्न में देखने की कोशिश करते हैं। तो किशोर तिवारी वही कर रहे हैं, और किशोर तिवारी नहीं, समूचा विपक्ष कर रहा है। मैं आपको बता दूं प्राची जी, यहां पर इमरजेंसी भी लगी, लेकिन भारत की जनता ने इमरजेंसी का इंतजार करके, हटने का इंतजार करके, चुनाव के माध्यम से उस सत्ता को, जो तानाशाह की साक्षात प्रतीक थी, जिसमें लाखों लोग जेल में डाल दिए गए थे, उसके चुनाव का इंतजार किया। इसके पश्चात अगर भ्रष्टाचार की बात है, तो 2014 से पहले कोई सा ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन किसी स्कैम के बारे में ना बात की थी। मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल के, एक सेकंड में बीच में नहीं बोलता किसी के, तिवारी,
मैं बीच में नहीं बोलता हूं तिवारी जी, समझ गए ना? आपको जो बोल रहा हूं आप स्वप्न में बोलिएगा आप। तो प्राची जी, 2000 मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के तो कई सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ा था भ्रष्टाचार के, तब नहीं हुआ। और ऐसी बात नहीं है कि ये कोशिश नहीं कर चुके हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि हमने किसान आंदोलन करके पिच तैयार खड़ी कर दी थी, ये तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बॉलिंग करनी थी, वो नहीं कर पाए तो हम क्या करें, वो विकेट नहीं ले पाए, हमने तो पिच तैयार करी थी। किसान आंदोलन का सच योगेंद्र यादव ने बता दिया। इससे पहले सीएए हो या जो भी हो, या 26 जनवरी को जिस तरीके से बात हुई कि किसी भी तरीके से एक गोली चल जाए, पुलिस वाले पिटते रहे लेकिन उन्होंने लाठी तक नहीं उठाई। इस देश में ये स्वप्न देखने वाले, और यहां पर पहली बात नहीं है, मैं प्राची जी बताऊं आपको, ये कोशिश देश के भीतर भी हुई, देश के बाहर जाकर के मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाकर के कहा कि भैया देखो हम तो हटा नहीं पा रहे इस बुचाए वाले को, हमें आपसे मदद चाहिए। एक कांग्रेस के नेता ने बाहर जाके कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तो आप लोग अमेरिका और यूरोप के कंट्री चुपके से बैठे हैं, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये साक्षात इनविटेशन था। लेकिन इसके बावजूद भारत की जनता ने लोकतंत्र के इतनी जड़ें गहरी हैं यहां पर कि इमरजेंसी जैसी तानाशाही सरकार को हटाने के लिए भी चुनाव का इंतजार किया भारत की जनता ने, और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन हुआ। इसलिए जो लोग सपना देख रहे हैं ना, उनको ये सपना देखते रहें, दिवा स्वप्न देखें, रात को सोते समय देखें, चलते फिरते देखें, उठते बैठते देखें, आपस में शेयर कर ले स्वप्न को और खुश हो जाएं। लेकिन इस देश में ये होने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, देश की जनता को ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनकी दुकानें जलाई जाएंगी, उनके घर लूटे जाएंगे, गाड़ियां जलाई जाएंगी। ये किशोर तिवारी एंड कंपनी वो उस पार्टी के नेता है जो ये स्वप्न देख रहे हैं कि किसी तरीके से ये हो जाए। तो देश की जनता को पहचानना चाहिए ऐसे नेताओं से जो कह रहे हैं कि हेलमेट लगा करके गाड़ी में बैठना चाहिए। ठीक है, आज प्रोफेसर अनवर पाशा जी, आज हमें नेपाल की जरूरत क्यों पड़ रही है अपने देश के मुद्दों को एड्रेस करने के लिए? आज नेपाल, कल इंडिया, 75+ तानाशाह हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। नेपाल में हुआ है, कल कोई और देश हो सकता है, सावधान रहो। लोकतंत्र के जिंदा पेड़ को गमले में लगाएंगे तो नेपाल जैसी तस्वीरें ही सामने आएंगी। इन लाइनों के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों के नेता? प्राची जी, मेरा एक अनुरोध है कि जितने धैर्य के साथ 5-5 मिनट तक सबको सुना, आपने समय दिया विदाउट इंटरप्शन। मैंने भी किसी को इंटरप्ट नहीं किया, उतना ही समय आप मुझे देंगे। बिल्कुल ठीक है, तहसीन जी को भी इंटरप्ट नहीं किया था, वो भी ऐड कर लीजिए। हाँ जी बोले। प्राची जी, स्थिति बहुत भयावह है। जो कुछ हो रहा है नेपाल में वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। कोई खुश नहीं, हम भी उसको कुछ नहीं, और ऐसी स्थिति किसी भी देश में पैदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर हमारे आसपास कुछ घटनाएं घटती हैं तो हमें सावधान रहना भी जरूरी होता है। ये चेतावनी भी है हमारे लिए। अगर कोई दुर्घटना घटती है हमारे आसपास, हमारे शहर में, हमारी सड़क पे, तो जाहिर है कि हमें ये चेतावनी भी मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में तानाशाही का एक रवैया जिस तरह से अपनाया गया है सरकार की ओर से, और जिस तरह से सरकार ये चाह रही थी कि 400 पार जाकर के और वो इस देश में लोकतंत्र की पूरी जो नेचर है लोकतंत्र का उसको बदल दे, ये कोशिश थी सरकार की। 2024 में जनता ने उसका जवाब दिया और 240 पर ला दिया। इससे अंदाजा होता है कि जनता में आक्रोश तो है। ये जो एनडीए की सरकार है, ये 10 टर्म है एनडीए की सरकार का, जनता में आक्रोश तो है, जनता नाखुश तो है, जनता में असंतोष तो है, इस बात का प्रमाण है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र की बुनियाद हमारे देश में इतनी मजबूत रखी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और उस वक्त के तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने लोकतंत्र की इतनी मजबूत बुनियाद हमारे देश में रखी है कि इतनी आसानी से हमारे लोकतंत्र को कोई इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकता जिस तरह से चैलेंज पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, अन्य देशों में किया जाता रहा। हमारे लोकतंत्र हमारा बहुत ही मजबूत है और हमें इस बात की खुशी है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में हैं जहां की जनता पाशा जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ आपको अपने देश के लोकतंत्र पर, अपने देश के संविधान पर इतना पक्का वाला मजबूत है, यकीन है कि बहुत मजबूत है हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सावधान रहिए, सड़क पर कोई दुर्घटना घटती है तो उससे सावधान रहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनता में इतना आक्रोश है कि जनता अपने वोटों की ताकत से, समझिए अपने शब्दों को ही वॉच कर लीजिए सर,
यहाँ वोटों की ताकत है। अगर इतना ही असंतोष है, इतना ही असंतोष है अनवर पाशा साहब, इतना ही असंतोष है, तो हमारी देश की जनता में, हमारे देश के सिस्टम में इतना पावर है कि जिस सरकार के खिलाफ असंतोष है उखाड़ फेंकेगी अपनी वोटों की ताकत से। यहाँ राष्ट्रपति भवन जलाने की जरूरत नहीं है। अनवर पाशा जी, 4 बार से इनको मैं वही कह रहा हूँ कि जनता का असंतोष, जनता का आक्रोश इतना ना बढ़ाइए कि वैसी स्थिति हमारे देश में भी पैदा हो जाए। नहीं, कैसी स्थिति? एक तस्वीर दिखा रही हूँ, रुकिए सर, मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ। अनवर पाशा साहब, मुझे और तस्वीरों को दिखाइए जरा। अनवर जी, मैं आपको देखिए नहीं रोक रही थी ना टोक रही थी, आप जितनी देर बोल रहे थे मैंने आपको बोलने दिया। अभी ये तस्वीर चल रही है, सुनिए ना अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी, आप सुनते नहीं है। मैं तस्वीरों पर आपसे बात कर रही हूँ, आपकी चिंता कोई मैं समझना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये राष्ट्रपति भवन है नेपाल का। क्या अच्छा लग रहा है आपको ये तस्वीरें देखकर? मैंने क्या कहा आपसे, आपने सुना मुझे? मैं बिल्कुल सुन रही हूँ आपको, लेकिन आपकी बातों में कॉन्ट्रोडिक्शन है ना अनवर पाशा साहब। और हमारी सरकार को सबक लेना चाहिए। किससे सबक लेना चाहिए? अरे किससे सबक लेना चाहिए, यही तो बताइए ना। ऐसी भयावह हालात जहां राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, होटल्स, नेताओं को दौड़ा कर मारा जा रहा है, आपको क्या लग रहा है ऐसे हालात हमारे देश में होंगे? मतलब अच्छा लगेगा अनवर पाशा साहब को कि ये राष्ट्रपति भवन जैसे नेपाल में जल रहा है, ऐसे ही हमारे देश में जले? अरे मैं कह तो रहा हूँ कि वैसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए और हम नहीं पैदा होने देंगे। हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। तो फिर किस चीज से सावधान कर रहे हैं? फिर किस चीज से सावधान? जनतांत्रिक मानसिकता की जनता है। जब आपको यकीन है तो किस चीज से सावधान कर रहे हैं? फिर नेपाल की हिंसा को अपने देश में चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये नेपाल की चर्चा हिंदुस्तान में क्यों कर रहे हैं? देशों में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, वो हमारे देश के लिए चेतावनी जरूर है और सरकार को चित जाना चाहिए कि जनता के अंदर इस तरह से आक्रोश। एक छोटा जवाब मिश्रा जी इस पर दीजिए, फिर वैभव समझाएंगे कि भारत और नेपाल का कंपैरिजन क्यों हो रहा है। एक छोटा सा जवाब इनकी चिंताओं का दे दीजिए जरा, सत्यप्रकाश मिश्रा जी। देखिए, उन्होंने जो करना चाहिए, रुक तो जाए, रुक जाए पाशा जी, रुक जाए, बोले। और अभी ये कहा जा रहा था, देखिए अनवर जी आवाज डाउन है सर, बोले। अनवर पाशा जी, देखिए प्राची जी, उन्होंने जो कहा है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि संविधान जो भारत का है उसमें सबका सेपरेशन ऑफ पावर है और ग्रास रूट तक डेमोक्रेसी है। जो भी सरकारें आई हैं वो जनभावना से प्रेरित होकर के वोट से आई और जनता के लिए काम कर रही हैं। अगर जनता में कभी किसी मुद्दे को लेकर असंतोष रहता है तो देश में बहस होती है। बहस होकर के जो आउटकम लगता है उससे सरकार प्रभावित होती है, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, किसी राज्य में सरकार हो। उन बातों पर हमेशा गौर किया जाता रहा, उसको इग्नोर नहीं किया गया। आप देखिए, महिला आरक्षण विधेयक इस देश में कितने लंबे समय से लंबित था कि आधी आबादी को संसद जाने का सीधा रास्ता नहीं मिल रहा था। उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने एड्रेस किया और 33% आरक्षण दिया, तो महिलाओं में एक उत्साह आया। तो इस देश के हर वर्ग, हर तबके, सोचिए आजादी से दलित समाज को, आदिवासी समाज को इस देश की संसद से लेकर विधायिका तक में जाने का आरक्षण प्राप्त था और सरकारी नौकरी में जाने का आरक्षण था। तो उनके जो लाख वर्षों से जो दमन हुआ था उनको उसको एड्रेस किया गया। एक मिनट, ओबीसी समाज जिस पर मंडल कमीशन बना और स्टडी हुई कि समाज बहुत पिछड़ा है, उस पिछड़े समाज को 27% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया। जब और फील हुआ कि ओबीसी समाज उच्च शिक्षा में क्यों नहीं है, उस चीज को भी एड्रेस करके उनको उच्च शिक्षा में भी आरक्षण दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जब मोदी सरकार आई तो लगा कि 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी देना चाहिए। तो समाज के हर हिस्से में, समाज देश की हर संस्था में, समाज के हर हिस्से, हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व कायम करने वाला इस लोकतंत्र में आग लगाने की किसी को गुंजाइश ही नहीं है। हाँ ठीक है, असहमति सहमति का लोकतंत्र होता है, उस पर भी एड्रेस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में सब लोग एक बात पर सहमत होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस लोकतंत्र की जड़ें हमेशा उसको पानी दे करके और बरगद की तरह बनाया गया। जो मनोज झा कह रहे हैं बोनसाई, उनको अपने चश्मे से दिख रहा है बोनसाई, उनको अपने गांव का पंचायत नहीं दिख रहा है और देश की संसद नहीं दिख रही जहां वो ठाकुर का कुआं नाम की कविता सुनाते हैं। ठीक है, और मैं उनकी कविता से वाकिफ हूं। किस देश में मैं उस कविता से सहमत भी होता हूं। इस देश के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर दमन होता रहा तो लाखों हाथ खड़े हुए कि नहीं आपके साथ अन्याय नहीं होगा। नेपाल में जो हुआ वो हम सबने देखा। वहां जो हिंसा हुई, वहां युवाओं को सड़कों पर आना पड़ा, तख्ता पलट हो गया,
सेना मोर्चा संभाले हुई है। नेपाल की हिंसा को दिखाकर अपने देश में उदाहरण देना या ये चेताना कि सावधान रहिए, अगला नंबर भारत का हो सकता है, क्या कंपैरिजन भी किया जा सकता है दोनों मुल्कों का ऐसी स्थिति में? क्या तो आप रही हैं, जलता हुआ जो वहाँ प्रेसिडेंट हाउस है उसको दिखा रही हैं। आवाज नहीं आ रही है पाशा जी आपकी। वैभव जी बोले आप। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार आप अगर पाशा जी को आप चुप कराएं, देखिए इस तरह की परिस्थिति देशों में जब डेवलप होती है तो उसके पीछे की कुछ उसका कुछ बैकग्राउंड होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पे इस तरह की परिस्थिति क्रिएट होती है। जब इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाते हैं, करप्शन अपने पीक पे होता है, जैसे अब हम नेपाल की चर्चा कर रहे हैं, तो नेपाल में क्या हुआ था? नेपाल में मैं पिछले 10 साल में कम से कम 25 करप्शन के बड़े स्कैंडल्स गिना सकता हूं, लेकिन मैं आपके व्यूअर्स का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, बस एक उदाहरण देता हूं। गोकुल बसकोटा जो वहां पे मंत्री थे ओली सरकार में, उनकी ऑडियो लीक हुई जिसमें वो खुलेआम 70 करोड़ रुपए एक बिचौलिए से, एक स्विस कंपनी के बिचौलिए से रिश्वत मांग रहे थे। और उसके बाद और वो पूरे नेपाल के हर एक जनता के हर एक मोबाइल में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो ऑडियो अवेलेबल थी, लेकिन गोकुल बसकोटा के खिलाफ वहां की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जब इतना खुलेआम रिश्वतखोरी चल रही है, जब आप पासपोर्ट, जबकि आपकी इकोनॉमी का 25%, नेपाल की इकोनॉमी का जीडीपी का 25% जो है रेमिटेंसेस से आता है उन नेपाल के लोगों से जो कि गल्फ में, भारत में, यूरोप में, अलग अलग देशों में जो नौकरी करने जाते हैं, क्योंकि नेपाल में नौकरियां नहीं है, वहां पे रोजगार नहीं है। तो 25% जिन लोगों का जिस इकोनॉमी का रेमिटेंस से आ रहा है, आप उनको पासपोर्ट देने के लिए 70 करोड़ रुपए की घूस मांगेंगे, तो आप सोचिए कि फिर वहां के लोगों का कितना ज्यादा उनके अंदर नाराजगी और कितना ज्यादा गुस्सा होगा। आपके यहाँ पे, आपके देश में इस तरह का कौन सा करप्शन का स्कैंडल हुआ है? आपकी इकोनॉमी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, तीसरी बनने जा रही है। आपके यहाँ पे जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो ऑल टाइम हाई पे है। आपके यहाँ पे जो एक कंटेंट क्रिएटर्स की जो पूरी इंडस्ट्री है, एक नई इंडस्ट्री खड़ी हुई है बन करके, लोग जो है ई कॉमर्स के थ्रू नए नए स्टार्टअप्स जो है, आपके पास आज से 10 साल पहले कितने यूनिकॉर्न्स थे और आज कितने यूनिकॉर्न्स हैं, इसका आप डेटा निकालिए। आपकी अर्थव्यवस्था को आप नेपाल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? पहली बात। दूसरा, आपके यहाँ कोई ऐसा मेजर करप्शन का स्कैंडल नहीं हो रहा है। आपकी इकोनॉमी जो है डिजिटाइजेशन पे जा रही है। इंसान हर चीज, मूलभूत आवश्यकताएं, सरकार ने बहुत सारी चीजें खत्म की है। आपको आधार कार्ड चाहिए, आप ऑनलाइन ले लीजिए। आपको गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट चाहिए, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है। बिचौलियों का रोल सरकार ने खत्म किया है। तो इस तरह की जहां पे आपकी अर्थव्यवस्था चल रही है, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट जो है देश की, अगर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो नारा दे रहे हैं, आप जो है नेपाल से कंपेयर कर रहे हैं। नेपाल को आप मुझे नहीं पता इनमें से आप में से कितने लोग हैं जो नेपाल की परिस्थिति का उदाहरण दे रहे हैं, वो नेपाल गए भी है। मैं पिछले 5 साल में 10 बार नेपाल जा चुका हूं। नेपाल की दीवारों पे लिखा हुआ था कि ये यहाँ पे आग सुलग रही है। ये सोशल मीडिया बैन, वो चिंगारी थी जिसने वो आग भड़काई है, वो सुलग पिछले 10 साल से रही है वहां पे। आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं, आप बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं। बांग्लादेश की परिस्थिति बिल्कुल, मैं बिल्कुल तहसीन की बात से एग्री करता हूं कि बांग्लादेश की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। वहां पे एक फॉरेन इंटरफेरेंस था, वहां पे एक दुनिया के बाहर का एक देश आया, उसने इंटरफेयर करके वहां पे सत्ता परिवर्तन कराया है। नेपाल में तो नेपाल में लोगों का गुस्सा था। आप नाउमीदी दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई पे। एक एक नौकरी के लिए आप सोचिए कि बाहर जाने के लिए जो पासपोर्ट बनवाने के लिए लाइन थी, वो 50-50 हजार लोग लाइन लगा रहे थे पासपोर्ट बनवाने के लिए। और उसके बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम नेपाल, आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ तो पासपोर्ट तो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन आज अप्लाई करते हैं, कल जाकर के फोटो खिंचाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। आप नेपाल से कंपेयर कर रहे हैं जहां पासपोर्ट तक के लिए रिश्वत ली जा रही है। आप इस तरह का उदाहरण दें। और देखिए, भारत के विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष का रोल प्ले करना चाहिए। ये हर बार जो है कि बाहरी जो लोगों का है कि भाई गलवान का युद्ध चल रहा था, राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर के घर चले गए अपने पूरे परिवार को लेके, वहां पे क्या बात हुई आज तक ना उन्होंने गृह मंत्रालय को सूचित किया, ना पीएमओ को, ना विदेश मंत्रालय को। जबकि ये प्रोटोकॉल है, ये नियम है जिसका पालन हर नेता को करना पड़ता है, लेकिन वो चूंकि राजकुमार है वो नहीं करते तो नहीं करते, और फिर इस तरह का उदाहरण देते हैं। यानी आप कह रहे हैं दोनों देशों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। मुद्दों को अगर आप देखेंगे तो नेपाल की हालत बहुत खराब थी और हमारे देश की स्थिति क्या है वो ग्लोबली तमाम लोग देख रहे हैं। अब बताइए किशोर तिवारी जी, आप लोग जैसी बातें कर रहे हैं, सावधान रहिए, तानाशाही खत्म होगी, नेपाल से सीखिए, आज नेपाल है कल कोई और देश हो सकता है, आज नेपाल है कल हमारा देश हो सकता है। आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आप यहाँ सरकार के खिलाफ नहीं, आप देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ बातें कर रहे हैं? ये हिंसा भड़केगी, लोगों का आक्रोश सड़कों पर आएगा तो नुकसान आपको भी होगा। एक बात मैं कर लूं? वहां करिए ना, आप ही से पूछा। जिस प्रकार से पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा और अब नेपाल को अस्थिर किया गया, और अफगानिस्तान भी ले लो, तो वैभव मैं बताना चाहता हूं कि ये
क्या एक डीप स्टेट की साजिश तो नहीं? यह हमारे भारतवर्ष का जो ये जो इतना बड़ा अखंड भारत है, उसके अंदर इतने सारे देश है, ये अस्थिर हो गए हैं। तो भारत का चिंता का विषय तो बना है। और ऊपर से मैं एक बहुत प्रमुख बात करता हूं कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म को जपने वाला एक ही नेपाल है, तो भारत के इंटरवेंशन की बहुत जरूरत है और उस पर कोई बात नहीं हो रही। नहीं, और भारत नहीं मैं- इंटरफेयर करे एक प्लीज, मिनट। हाथ जोड़ के रुको। मत ये फॉरेन पॉलिसी चलाओ। अरे तहसीन Oh God. तहसीन, एक बात मैं करना चाहता हूँ। सर, नेपाल किशोर का तिवारी जी, इंटरनल मैटर है, भारत उनके साथ है, उनके यूथ के साथ है, भारत आगे इंटरफियर नहीं कर सकता। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है, चाहे मोदी जी हो राहुल जी हो, भारत नहीं करेगा। अब बताइए तिवारी जी, कैसे भारत करेगा ऐसी false इंटरफियर? क्या हम information- कह रहे हैं यार, थोड़ा सा ऐसे फॉल्स इंफॉर्मेशन देखिए, sorry. आपके साथी हैं तहसीन जी, यहाँ क्यों मेरा हम कुछ नहीं interfere है। करेंगे दूसरे अब देश बताइए के अंदर? तिवारी, ऐसी हमारे फॉल्स देश में कोई इंफॉर्मेशन को interfere करेगा लेकर तो? ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन को लेकर क्या विपक्ष जनता में आक्रोश पैदा करना चाह रहा है, सड़कों पर लाना चाह रहा है? जल्दी तिवारी जी, नहीं आर्य अवस्थी नहीं जी, नहीं, अरे नहीं, ये हिंदू सब हिंदू सरकार है, हिंदू पार्टी की सरकार है। तो मैं कह रहा हूं कि एक हिंदू देश है जिसका अस्तित्व ही खतरे में आ रहा है। कहीं चाइना या अमेरिका वहां पे पावर आप न कह लेकर क्या दे। रहे हैं तिवारी कहीं जी? वो आए यही हुए तो हैं, मुश्किल है ना। आप एक तरफ कहते हैं नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे, आप एक तरफ कहते हैं भारत सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। आ रही वैभव, आ रही हूँ। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप आपदा में अवसर तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन अवसर क्या है यही नहीं पता आपको। कौन सा अवसर चाह रहे हैं आप, यही नहीं पता आपको। वैभव, छोटा सा, फिर आर्य अवस्थी जी। एक मिनट में एक बात मैं तिवारी जी से मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि तिवारी जी जरा ये बता दें कि ये हिंदुत्व को मानते हैं या सेक्युलरिज्म को मानते हैं? अगर ये हिंदुत्व प्रेम में है तो हमको बता दें कि अगर हिंदुत्व को मानते हैं तो इंडिया अलायंस में क्या कर रहे हैं, ये बता दें। और अगर सेक्युलर है तो ये इनको हिंदू राष्ट्र की चिंता क्यों हो गई, ये जरा ये बता दें। और इसमें एक मेरा भी ऐड कर दे, इंटरफियरेंस का मतलब क्या आप क्या तो चाहते इनके हैं आप? साथ हैं, आप क्यों मुश्किल बढ़ा रहे हैं? तहसीन जी बोले बताइए, तिवारी जी कैसे बोले। इंटरफेयर करें? ये वो भी देखिए, बता अपने ही दीजिए। आपके साथ छोड़ रहे हैं, बोले जल्दी। हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ। कैसे? हमारी पार्टी हिंदू पार्टी है और हम चाहते हैं कि चांस अच्छा मिला है तो निपट ले। अब रहने दीजिए तिवारी जी, इसको ऐसे निपट ले, नहीं, नेपाल नहीं, को? नहीं, तिवारी जी ऐसे हाँ, हल्की अरे बातें करके ना नेपाल आप को लोग अपना हमारे- ही वजन कम अरे, करते हैं और फिर आप अरे, सोशल हमारे मीडिया में पर मिला आप ले। कैंपेन चलाते हैं, सावधान रहिए, कल को आपके ऐसे हालात हो जाएंगे। और टीवी पर आकर आप ऐसी हल्की बातें करने लगते हैं, आप हल्की बातें करने लगते हैं तिवारी जी। ये आपको बताना, आ रही हूं तहसीन जी, आपको सिर्फ ये बताना होता है कि आप भड़का क्यों रहे हैं जनता को। इस सवाल का जवाब है नहीं आपके पास तिवारी जी। भड़का तो दिया, अब नहीं, जस्टिफाई नहीं। कैसे करें इस नहीं, बात नहीं, को? मुझे एक बात- जस्टिफाई एक नहीं बात- कर पा रहे हैं आप एक बात अवस्थी जी। मुझे फिर आ रही कहनी है। तहसीन जी, रुक जाए एक बात कहना आपने है, जय एक बात कहना है। सवाल मेरा कुछ और था तिवारी जी, आप बोल कुछ और रहे हैं। किशोर जी, बोलें, किशोर अवस्थी जी, जी। आप स्वप्न देखिए, वही आपके लिए ठीक है। आप नींद में रहिए, आप जागने की जरूरत नहीं आपको। मेरा थोड़ा नेपाल एक विपरीत है। नेपाल एक बोल रहे हो संप्रभुता संपन्न देश है। नेपाल और भारत के बीच बाकायदा कूटनीतिक रिश्ते हैं। वो अलग देश है, हमारा अलग देश है। आप ना हिंदुत्व सिखाइए जाकर के, जो सावरकर को गाली देते हैं उनको सिखाइए। यहाँ पर मत बैठिए, यहाँ पे मुस्कुराने की जरूरत नहीं है आपको। जो सावरकर को माफी वीर कहते हैं और गद्दार कहते हैं, उनको जाके गाली दीजिए आप जाकर के, तब मैं देखूंगा आपका चेहरा। आप ये जो घटिया राजनीति है ना, ये जो घटिया राजनीति है, ये करने, और इसके कारण आपका क्या हाल हुआ है महाराष्ट्र में? इसी के कारण हुआ आपका यह हाल, इसी के कारण हुआ आपका यह हाल। प्राची जी, बात बड़ी साफ सी है, यहां पर बड़ी तरह से कोशिश कर ली। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं प्राची जी। सबसे बड़ा शायद आंदोलन के रूप में, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर आंदोलन के रूप में अगर सबसे बड़ा आया तो बोफर्स आया। देश की जनता में, देश के गांव गांव में बोफर्स का रिश्ता फैला। लेकिन भारत की जनता ने इंतजार किया चुनाव का, और चुनाव में वो राजीव गांधी जो 414 सीट लेकर के आए थे, उनको सत्ता से बाहर कर दिया भ्रष्टाचार के एक मुद्दे पर। भारत में जनतंत्र की जड़ें उतनी गहरी हैं। किशोर तिवारी जैसे, मनोज झा जैसे लोग हैं, संजय राउत जैसे लोग जितने मर्जी स्वप्न देख लें, जितने मर्जी ये फेक आंदोलन चला लें, यहाँ पर चाहे सीए हो, शाहीन बाग हो,
या किसान आंदोलन हो या कोई और, या 26 जनवरी पर। अरे बात प्राची जी एक बताइए ना, आज वो कहाँ है? वो जो 500 ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में घुसने वाले थे पंजाब में, कहाँ है वो 500 ट्रैक्टर के बजाय? अगर वो वहां पे किसानों के साथ खड़े होते, कहाँ पे आज वो टिकैत साहब कहाँ पर हैं? मुझे नहीं नजर आ रहे, पानी में कहीं नजर नहीं आ रहे आज वो, ना ये नजर आ रहे हैं कहीं, ना वो मसाज की मशीनें नजर आ रही हैं मुझे वो उन किसानों के लिए। नहीं, एक बात सर आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे देश में जनतंत्र है। मैं आ रही हूँ पाशा साहब, मुझे तहसीन जी से ये बात समझनी है, तहसीन जी ये समझा पाएंगे। तहसीन जी, आप जानते हैं इतने बड़े बड़े आंदोलन इस देश में हुए, इमरजेंसी का वक्त इस देश ने देखा, लेकिन कभी ऐसे हालात नहीं बने ना कि आप सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन को जला रहे हैं, आप मॉल्स को जला रहे हैं, एक नेता की पत्नी जलकर मर गई है, विपक्ष के नेता, सरकार के नेता, सबको दौड़ा दौड़ा कर जनता ने मारा है। ये आपका आइडियल हो सकता है क्या विपक्ष का? बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन हमें नेपाल में क्या हो रहा है उसके पहले थोड़ा जाना चाहिए। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुई करीबन 1 या 2 सितंबर को, जब 26 सोशल मीडिया साइट्स को इन्होंने ब्लॉक कर दिया वर्तमान सरकार ने, तब जब यंगस्टर्स बाहर निकले, नेपाल की पुलिस ने 19 यंगस्टर्स को जो 25 साल के कम उम्र के थे उनको गोली मारी। देखिए, मैं सरकार के खिलाफ हूँ, रोज आपके शो में आके मैं सरकार की आलोचना करता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं मुझे रोकने में या जेल में डालने की, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन एक चीज का हमें भारत में, एक चीज का हमें गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए कि जितने भी आंदोलन हुए, चाहे किसान आंदोलन हुआ, सीए आंदोलन हुआ, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। यहाँ पे अवस्थी जी कहेंगे कि ये स्पॉन्सर था, मैं कहूँगा स्पॉन्सर नहीं था, जो भी था। लेकिन जो पुलिस की, जो सरकार की भूमिका है, 1-2 केस को छोड़ते लोगों पे गोली चलाना, लोगों पे कुपीटना, ये नहीं होता है भारत के अंदर। एक मर्यादा होती है। आप देखिए, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पे रोज मैं आलोचना करता था आपके शो पे, सुप्रीम कोर्ट की उनको फटकार मिल गई। तो ये जो एक सिस्टम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं परफेक्ट सिस्टम है। मैं फिर एक सवाल पूछूंगी और आप कहेंगे मुझसे सवाल मत पूछिए। ये इतनी सी बात विपक्ष के आपके बाकी साथियों को समझ में क्यों नहीं आती है तहसीन जी? क्योंकि अगर मेरी एडवाइस लेते तो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जाके बीआरएस को मिलते, उनका वोट ले आते, जगन को ले आते, आप जाके बीजेडी को ले आते। एक कोशिश अभी हमारे अभी किशोर जी मुस्कुरा रहे, उनके एक कलीग है, उनसे बहुत जूनियर है, शायद उन्होंने हाथ पकड़ते उनको चलना सिखाया होगा, उन्होंने जाकर किसको वोट दिया किशोर जी भी जानते। जरा मुस्कुराते बता दीजिए किशोर जी, आपके कलीग ने किसको वोट दिया? बताइए किशोर जी, जानबूझ के बताइए किशोर जी, किसको वोट दिया? अरे हमारे जख्मों को ये क्यों देखो किशोर जी राज्यसभा में होते तो क्या रोल होता? अच्छा चलिए, जो आपके सबसे पक्के साथी हैं आरजेडी वाले, उनको ही समझा दीजिए। अनवर पाशा जी अभी मुझसे कह रहे हैं कि देखिए असंतोष बहुत बढ़ गया है। ये बात सही इनको है, समझाइए। ये बात सही है, असंतोष है देश में, बहुत मुद्दे हैं और इसमें हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। किस चीज को लेकर? बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी दर कम है, महंगाई दर तो सबसे कम है, ये आपका, और विकास दर 7.8% है, जो कि कल्पना भी नहीं किया था किसी अर्थशास्त्री ने। ये जो विकास दर हो रहा है, ये जो जीडीपी की बढ़त हो रही है, इसका फ्रूट्स गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। आप 5 किलो राशन में गरीब को खुश कर रहे हैं, इसका जो चंद परिवारों तक जा रहा है, ये एक सरकारी मदद भर है, एक सरकारी सौगात भर है, उसी पे डिपेंडेंट नहीं है। उनके हुनर योजना पर अगर हम विश्वकर्मा योजना उनको देते हैं तो इसका मतलब है कि गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना है। इनकम में भारत 140वें स्थान पे है और ये शर्म की बात है। तहसीन जी, आप यहाँ कहते हैं ना कि विपक्ष आपके नहीं सुनता है, नेता आपके नहीं सुनते। अभी देखिए, अनवर पाशा जी को एक बार समझा दीजिए ना कि और तरीका है, आप जनता के साथ लड़कर जनता के मुद्दों को सॉल्व करवा सकते हैं। मनोज झा जी ने कभी भी ये नहीं कहा, ना ही अनवर भाई ने कहा कि हमें हिंसा करनी है। वो ये कह रहे हैं कि आंदोलन करना। आ रही हूँ पाशा साहब, आप ही के पास आ रही हूँ, बोले अनवर पाशा जी। सबसे ज्यादा कंफ्यूज आप ही हैं। आप हैं सर, आप हैं, मैं नहीं। समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो आप धड़कते हुए राष्ट्रपति भवन को जलते हुए दिखा रही हैं, जनता को दिखा रही हैं, ये क्या मैसेज दे रही हैं आप? ये जनता को भड़का नहीं रही हैं आप क्या? आप अपने चैनल पर लगातार हिंसा को दिखा रही हैं। नहीं, आपको नेपाल की चिंता रुकी, आप सुनिए अनवर पाशा साहब, अनवर पाशा जी, 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 मेरे देश के पड़ोसी मुल्क में अगर हिंसा हो रही है, मेरे देश के पड़ोसी मुल्क में अगर राष्ट्रपति भवन चलाया जा रहा है, संसद भवन चलाया जा रहा है, तो मैं दिखाऊंगी सर, क्योंकि मुझे दुख होता है, मुझे दुख होता है कि ऐसी घटनाएं कहीं पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनवर पाशा साहब, आप इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, जाके देखिए ना अपने साथियों की टाइमलाइन,
मुझे समझाने से अच्छा या मुझे कंफ्यूज बताने से अच्छा आप अपने नेताओं की एक बार टाइमलाइन देखिए ना अनवर पाशा जी। और नहीं है आपके पास समय तो मैं यहीं बैठे बैठे पढ़ा देती हूँ आपको। आपके कुछ नेता कहते हैं सोचने में आया है कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। कुछ आपके हैंडल्स कहते हैं तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती चाहे कोई भी मुल्क हो। कुछ आपके साथी कहते हैं आज नेपाल कल इंडिया, 75+ तानाशाह हटाओ हिंदुस्तान बचाओ। तो ये है सर आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता, ये है अनवर पाशा साहब आपकी कंफ्यूज नीति। आ रही हूँ मिश्रा जी आपके पास से। एक उदाहरण है लोकतंत्र का यहाँ सबसे बैठकर अपना जजमेंट पास करने से अच्छा है थोड़ा पढ़ लिख कर आते, अपने नेताओं की टाइमलाइन देखकर आते। जिन नेपाल की तस्वीरों को आप घुमा रहे हैं ना सर, मैं तो दिखा रही हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। आप तो उसे एग्जाम्पल बनाकर मेरे देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप बोले सत्यप्रकाश मिश्रा जी। एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है भारत में कि जम्मू कश्मीर बहुत सालों से आतंकवाद के चपेट में रहा। एक तरह से बहुत लोग मारे गए वहां, और वहां जब खूबसूरत लोकतंत्र लौटा, जब वहां चुनाव कराया गया तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उस चुनाव में, और उन पार्टियों ने भी लिया जो 370 हटाने के खिलाफ थी। तो ऐसे खूबसूरत लोकतंत्र में अगर कोई कह रहा है कि असंतोष है, और ऐसा असंतोष है कि वो कह रहे कि शायद नेपाल और बांग्लादेश, दिक्कत क्या है प्राची जी कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है। विपक्ष ये नहीं समझ पा रहा है कि उसकी जिम्मेदारी जितनी भर है उसमें वो सत्ता से अगर नकार दिया गया है जनता द्वारा तो वो हताश है। उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, सरकार की आलोचना करना, लेकिन ऐसी बात नहीं कह देना कि बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि सलमान खुर्शीद ये बात बांग्लादेश के समय कह चुके हैं। मनोज झा जी का भी इशारा उसी ओर है। और देखिए वो कह रहे हैं गमले में, लोकतंत्र तो जम्मू कश्मीर में है साहब, आपके गांव के पंचायत में है साहब, आपके गांव तक देश की सरकार की योजना पहुंचती है साहब, वहां सड़कें जाती हैं साहब, वहां रेल गाड़ियां पटरियां दौड़ रही हैं साहब, और लोगों की सुनवाई हो रही है। कैसे? जब रफाल डील पर सबको लगा कुछ नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बैठी, उसने बताया कि डील ठीक है। जब लगा एसआईआर पर इनको लगा नहीं हम बहुत आहत हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, उसने अपना फैसला सुनाया। तो इस देश में सेपरेशन ऑफ पावर भी है कि अगर कभी कोई सरकारें जाने अनजाने में कोई गलती कर जाएंगी, उसको करेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मुस्तैद है, और वहां से लोगों को उम्मीद है। कई सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने सरकार को एक तरह से बाजार बना दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म किया था कि आप प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस स्टार्ट करिए। बीच में रोक रही हूं, विपक्ष के कुछ साथी इस बात पे नाराज हैं कि नेपाल की तस्वीर हम क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी टाइमलाइन पर जो अच्छी लाइनों के साथ ये तस्वीरें हैं ना, उसे भी देखें और उनसे सवाल पूछें कि नेपाल का उदाहरण भारत में क्यों दिया जा रहा है। ठीक है सर, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।